अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। बहुत सारी अजीम हस्तियाँ जिनके अंदर थी मस्तियाँ वो कल नहीं आई, है ना सर। और बहुत सारी तो शायद अभी सो भी रही है ना सर। तो उस तमाम हस्तियाँ जो हैं हमारी, उन तमाम हस्तियों को जो है ये कह रहा हूँ कि सर देखें, मैंने आपको कल भी एक बात कही थी कि यार जो है ना, एक मिनट रुकिए, इकरा क्यों तंग करती है। अस्सलाम वालेकुम जी इकरा। अच्छा, और मुझे आपने ईमेल कर दी बेटा, किस पे, कौन से कर रही हैं, किस पे? चलो ओके, थैंक यू, ओके ओके। तो सर मैं फिर भी कहा कि आपकी रिडक्शंस नहीं होंगी, ये मेरी वो है, सही है। ये हुई तो बहुत बहुत 5% की होंगी। तो अभी जो बच्चे इंतजार हम ना कि हम रिजल्ट के बाद पोस्ट रिजल्ट बैच में हैं, तो सर वो एक तो इन चक्रों में ना पड़े। कोई हेड नोट वगैरह चाहिए और रिकॉर्डिंग वाले बच्चों को तो वो यहाँ से रब्ता कर सकते हैं। कल की क्लास अगर आपकी मिस हुई तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ओरिएंटेशन थी और हमने बेसिक्स पढ़ा था IFRS 8 का, जिसको क्विकली अभी हम एक दफ़ा फिर से ओवरव्यू करेंगे और फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ जाएंगे। सर हमने कहा था IFRS 8 वाहिद स्टैंडर्ड है जो किस मकसद के लिए आए, जल्दी बता दो। डिस्क्लोजर के लिए। डिस्क्लोजर के अलावा इसकी जिंदगी का कोई मकसद। मैंने आपको इसकी एग्जांपल के तौर पे बताया था, हमने पूरी यूनिलीवर की एक कंपनी को बनाया था और हमने कहा था सर जो यूनिलीवर है उसके अंदर होम केयर है, होम केयर के अंदर सर्फ एक्सेल आता है और डोमेक्स आता है। कल की जो क्लास का लेक्चर था उसका एंड वाली चीजें जरूर यूनिलीवर की कंपनी छाप लेना अपने पास। दूसरा हमने पढ़ा था पर्सनल केयर में क्या क्या चीजें आती हैं, ग्लो एंड लवली लक्स, जो चीजें जो तुम अपने जिस्म पे इस्तेमाल करते हो। तीसरी चीज रिफ्रेशमेंट्स में आइसक्रीम और टी। चौथी चीज फूड। सही है सर। हमने पढ़ा था अब यूनिलीवर पूरे अकाउंट्स में एक रेवेन्यू की फिगर बताता है, एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फिगर बताता है, लेकिन एज अ शेयर होल्डर आपके अंदर ये ख्वाहिश है कि यार मुझे सारी चीजें क्या पता चले, अलग अलग पता चले, तो उस ख्वाहिश को कैसे पूरा किया जाए। तो सर उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हमारे पास IFRS, इसने कंपनीज को बाउंड किया कि भाई देखो अगर कुछ चीजें हो जाएं तो तुम पे एज अ कंपनी फर्ज है, तुम पे एज अ कंपनी सर क्या है, फर्ज है कि तुम अलग अलग चीजें बताओ, अलग अलग डिस्क्लोजर्स। तो हमने कहा सर बेसिकली ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ी चीज हमने कहा ये थी सर। तो इसके लिए IFRS 8 आ गया और IFRS 8 ने आके हमें पूरा बैकग्राउंड इसका बना, इसलिए ये वजूद में आया। फिर हम आएंगे सर इसके स्कोप की तरफ। किसकी तरफ? कल हमने पढ़ा था ना हम डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे, तो उन चीजों में से सबसे पहले हम क्या आ गए थे, स्कोप की तरफ आते हैं। स्कोप। अब सर ये स्कोप क्या होते हैं, व्हाट इज स्कोप? किसी भी चीज का दायरा कार, है ना सर। तो हमने कहा ये अप्लाई किस कंपनी पे होगा, कल हमने पढ़ा था लिस्टेड कोज प्लस अबाउट टू बी लिस्ट। अब आपको मैंने एक बात कही थी मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, सर क्या कही थी कि सर ये तो बातें हम करेंगे जो पिछली क्लास वाली हैं। सही है सर, ये सारी बातें पिछली क्लास वाली थी, लेकिन अब इसका स्कोप इतना आसान नहीं है। सर देखें पहला हैंड आउट तो है, ये तो मैंने आप लोगों के लिए कॉपी करवा दिया। अगले हैंड आउट से पहले आप हजरात ने किताबें लेनी है। क्या लेनी है सर? क्योंकि सर अगर किताब नहीं हुई तो हमारे लिए इसकी बुक है हमारी, सही है, तो वो आप लोगों के पास होनी चाहिए, ताकि 400 पेजेस की है, ज्यादा पेजेस नहीं है इसके उस बुक के। बेटा वो क्लास में तो लेकर आनी है ना, मोटी बहुत है। क्योंकि सर आज इसके स्कोप में भी पढ़ेंगे और हम आपसे बहुत सारे टेक्निकल, याद रखिएगा FAR 2 के अंदर मैं वो बातें आपसे जरूर लिखवाऊंगा कि जो अब तलक एग्जामिनर, महाशरे एग्जामिनर भैया नहीं पूछे। सही है सर। क्यों नहीं? क्योंकि सर याद रखें एक पुराना टॉपिक होता है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि वो पूछ चुका होता है, तो अब उसके अंदर मैथ्स में घुमाता है। लेकिन IFRS 8 वो चीज है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब तक पूछी, तो वो आपको इनके अंदर मैथ्स से ज्यादा उन चीजों में घुमाएगा। ठीक है सर। तो आए सर शुरू करते हैं हम ये क्लास को और इसके स्कोप को। अब आपके पास मैं आपको अपने हैंडआउट का स्ट्रक्चर भी बता दूं। मिल गया सबको हैंडआउट? हमारे पास सर हैंडआउट के अंदर क्या होगा, हमारे पास सर हैंडआउट में बेसिक्स एग्जांपल्स होंगी, सही है,
और उन बेसिक्स एग्जाम्पल्स के साथ साथ फिर मुश्किल सवालात की तरफ हम बढ़ते जाएंगे और थर्ड स्टैंडर्ड की एक समरी होगी। समरी के ऊपर आपको लिख देना है लास्ट डे रिवीजन। सर क्यों ऐसा लास्ट डे रिवीजन हमें क्यों लिखना है? इसलिए लिखना है हमें क्योंकि सर उस समरी को, ये ग्रुप में भी बच्चों हैंडआउट भेज देंगे, उस समरी को आज की क्लास में हम स्क्रीन शेयर कर देंगे, बाकी ग्रुप के अंदर जो केएनएस कैफे आल्टो का व्हाट्सएप का ग्रुप है अभी जो चल रहा है उसके अंदर ये आ जाएगा, ताकि आप लोगों को वहाँ पर भी मसला ना हो। सही है सर? तो अभी तो जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो हमारे साथ जुड़ के इससे हमारे साथ पढ़ेंगे। सही है सर? तो स्कोप पे आ रहे हैं IFRS की समरी होगी, लास्ट डे डिवीजन, इसके ऊपर लिख लो लास्ट डे डिवीजन। ये पूरा स्टैंडर्ड एक पेज में समराइज है। सर ये क्या समरी आपने बनाई है? नहीं सर, मेरा फोकस होता है डिलीवरी पे। हैंड आउट जहां मुझे अच्छा मिलता है मैं यूज़ कर लेता हूं, मेरा फोकस होता है, मुझे पता है कि डिलीवरी करनी है। ये बेसिकली एक फर्म है जिसका नाम है BDO की समरी है। सही है सर? तो आए सर इसके स्कोप पे आ रहा हूँ। स्कोप में जो जो बातें मैं कहूँगा उनको अलग से नोट करना है। ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग बुक भी मंगवा, आप जैसे एडमिशन लेंगे तो आपको फिर इंशाल्लाह बुक भी मिल जाएगी। तो आ जाए सर। हैंड आउट किस अजीम मस्ती के पास नहीं है? अभी शेयर कर ले, हम जो है ना फिर इसको मैं तेरे लिए कॉपी भी करवा देता हूँ। आ जाए सर। शेयरिंग इज स्कोप पे आते हैं। IFRS 8 ऑनलाइन वाले बच्चों उम्मीद करता हूं आपको स्कोप नजर आ रहा है ना सर? तो अगर आपको स्कोप नजर आ रहा है तो हम स्कोप को पढ़ते हैं। IFRS 8 के बारे में हमसे कहा जा रहा है कि IFRS 8 अप्लाई किस पे होता है सर? IFRS 8 अप्लाइज टू एनुअल मतलब एंड interim financial statements of an entity। एनुअल को भी अंडरलाइन करो, इंटरिम को भी अंडरलाइन करो। फिर कह रहा है इट अप्लाइज टू सेपरेट और इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी एंड टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ ग्रुप विद अ। सर आप ये इंडिविजुअल को भी अंडरलाइन करेंगे और कंसोलिडेटेड को भी अंडरलाइन करेंगे। अब सर सब बच्चे बड़े गौर से बोर्ड की तरफ देखेंगे, कुछ बातें जो इसके स्कोप में हैं वो हम देखेंगे और इसको डिस्कस करेंगे शरारतों को। तो आ जाए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सर एक तो इसने मैं कहा अकाउंट्स के बारे में कहा, एक होते हैं एनुअल तो आपको पता है ना सर, साल में जो एक दफा जिस कंपनी का ईयर एंड जून है उसके अकाउंट्स है ना सर, ईयर एंड। ये सिंपल ईयर एंड के अकाउंट्स को कह देते हैं हम एनुअल। नहीं ईयर एंडेड जून 30। सर दूसरी चीज क्या यहां पे बयान की गई? अब सर ये इंटरिम क्या चीज होती है? इंटरिम याद रखें 3 बनते हैं साल में। इंटरिम अकाउंट्स 3, एक होता है फर्स्ट क्वार्टर। अगर एक कंपनी का जनवरी से दिसंबर टोटल साल है, दिसंबर 31 तो हो गया ईयर एंड। सही है सर? दिसंबर 31 क्या हो गया? फर्स्ट क्वार्टर होगा मार्च 31। फर्स्ट क्वार्टर एंड क्या होगा सर? फिर आता है सेकंड क्वार्टर और इसको हाफ ईयर भी कह देते हैं। ये होता है 30 जून 31 जुलाई। आ रहे हैं रुकने घर पे। थर्ड होता है सर थर्ड क्वार्टर, इसको 9 मंथ्स भी कहते हैं। सही है? ये होता है 30। अब सुनिएगा, ट्रू एंड फॉल्स जब तक नहीं ये आ सकता है कि अब मैं सुनना, मुझे बताना ट्रू कह रहा हूं या फॉल्स। IFRS 8 अप्लाइज टू एनुअल और इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और गलत है, एंड एनुअल पे भी लाजमी अप्लाई होगा और इंटरिम पे भी। अगर तुम हो लिस्टेड कंपनी या कंपनी अबाउट टू बी लिस्ट तो ये एनुअल पे भी अप्लाई करना है और इंटरिम पे भी करना है। इसके स्कोप में ये बात हो गई। मतलब एक प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई होगा? नहीं। पब्लिक अनलिस्टेड पे अप्लाई होगा? नहीं। लिस्ट हो या अबाउट टू बी तो तुम पे अप्लाई है, वरना तुम पार्टी करो। सही है? अब इसके पीछे किसी ने लॉजिक सोची कि सर ऐसा क्यों है, लिस्टेड और अबाउट टू बी लिस्ट पे क्यों है, बाकियों पे क्यों नहीं? इसका मकसद समझे हो ना कि रेवेन्यू की फिगर को, सेल्स की फिगर को, कॉस्ट को तोड़ तोड़ के बता दो डिफरेंट ब्रांड्स में इसमें। तो सर ये लिस्टेड और अनलिस्टेड
पे अबाउट टू बी लिस्ट पे क्यों है, बाकियों पे क्यों नहीं है? क्योंकि सर जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, उसके यूजुअली शेयर होल्डर्स ही मैनेजमेंट में होते हैं। बाप बेटा बिजनेस करने कंपनी बना दी तो अब वो ही है, तो उनको तो कोई मस्त फिगर उनसे छुपी भी नहीं है। इसी तरीके से पब्लिक अनलिस्टेड में भी ना यूजुअली बहुत ज्यादा बाहर के शेयर होल्डर्स नहीं होते। जो आम आदमी जिसका शेयर खरीदता है वो कौन सी कंपनी होती है? तो उसके लिए, आम आदमी की भलाई के लिए आईएएस कहा गया है कि तुम IFRS 8 अप्लाई करो। बाकियों को कहा तुम्हें जरूरत नहीं। तो समझना, हर चीज के पीछे क्यों का जवाब हम देंगे इंशाल्लाह, लॉजिक होती है। सही है सर, समझ में आ गया? अब आए, इसने कहा ये अप्लाई होगा दोनों पे। किस पे? अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो कंपनी जो है ना, एक कंपनी के दो अकाउंट्स हो सकते हैं। एक होते हैं इंडिविजुअल। कौन से अकाउंट्स होते हैं? या जिसको हम सेपरेट भी बोले हैं, जिसको हम स्टैंड अलोन भी कहते हैं। और तीसरे होते हैं, अब सर कंसोलिडेशन हमारे सिलेबस का हिस्सा है, उस टाइम पे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए सुनो, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स क्या होते हैं। सर हमने कहा एक कंपनी है जो कि है पेरेंट, पेरेंट बोले तो अब्बू, जिसके पास दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर होल्डर है, या उसके बोर्ड के अंदर मेजर डायरेक्टर उसने बिठाए हुए। उसी के, जिस कंपनी के उसके पास 50% से ज्यादा शेयर, उसकी क्या होगी? सब्सिडियरी। क्या होगी सर? अब सर सुनिएगा, सब्सिडियरी अपने अकाउंट्स बनाएगी, पेरेंट भी अपने अकेले के अकाउंट्स बनाएगी। सही है सर, लेकिन पेरेंट के ऊपर फर्ज कर दिया गया कि तू एक कंबाइन अकाउंट्स भी बना, जिसमें तेरी भी डिटेल्स हो और उसमें प्लस की भी हो सब्सिडियरी की भी। उन अकाउंट्स को हम क्या कहते हैं? बाप है, बाप लाख रुपए कमा रहा है, बेटा 50,000 रुपए कमा रहा है, तो अब बेटे को तो 50,000 की इनकम ही डिक्लेयर करनी है। समझो, बाप को कहा गया अकाउंटिंग में कि भाई तू एक तो लाख की इनकम अलग डिक्लेयर करेगा और दोनों को मिला करके 1.5 लाख अलग। वो जो 1.5 लाख होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कंसोलिडेटेड। क्लियर है सर? तो अब सब बच्चे देखिएगा सर, इसने कहा ये इंडिविजुअल अकाउंट्स पे भी अप्लाई होगा और ये कंसोलिडेटेड पे भी अप्लाई होगा। इंडिविजुअल पे भी है और ये यहां तक क्लियर है? अगर तुम इंडिविजुअल बना रहे हो तो भी तुम्हें देना है कंसोलिडेटेड। अब सर एक बात बड़े गौर से सुनिएगा, इसमें एक शरारत है जिसको आईके अपने पकड़ लिया, जो कि अब मैं कहता हूं ना, स्टडी टेक्स्ट बहुत जरूरी है। स्टडी टेक्स्ट, और हम इसकी रीडिंग करेंगे हर चैप्टर के एंड में, बड़े गौर से सुनना। आईके अपने एक पॉइंट पे पकड़ा हमें। क्या पॉइंट था? उसने कहा, अब ये बात स्टडी टेक्स्ट में लिखी है, IAS में भी इतने वाजे नहीं लिखी हुई। सही है? उसने कहा आपको पता है जब एक कंपनी अपने अकाउंट्स बनाती है ना, जो खासतौर पे पेरेंट, तो एक ही बुकलेट होती है, उसी के अंदर पहले आते हैं कंसोलिडेटेड अकाउंट्स, फिर उसके बाद पेरेंट के अपने अकाउंट्स आ जाते हैं। सही है? अब आईके अपने कहा, MCQ दिया कि अगर कंसोलिडेटेड अकाउंट्स और इंडिविजुअल अकाउंट्स एक ही साथ जा रहे हैं शेयर होल्डर के पास, तो कंपनी को IFRS 8 के डिस्क्लोजर देना क्या कंसोलिडेटेड में काफी होगा? तो इसका जवाब है यस। लिख लो इस बात को अपने पास, कहीं लिखो, देखो उर्दू में लिखो, उर्दू में लिखो, अगर एक ही साथ कंसोलिडेटेड अकाउंट्स और इंडिविजुअल अकाउंट्स किसी शेयर होल्डर को जा रहे हो, अगर एक ही साथ कंसोलिडेटेड अकाउंट्स और इंडिविजुअल अकाउंट्स किसी शेयर होल्डर को जा रहे हो, इंडिविजुअल, अगर एक ही साथ कंसोलिडेटेड अकाउंट्स और इंडिविजुअल अकाउंट्स किसी शेयर होल्डर को जा रहे हो, तो IFRS 8 के डिस्क्लोजर सिर्फ कंसोलिडेटेड में देना भी काफी होगा। तो IFRS 8 के डिस्क्लोजर्स सिर्फ कंसोलिडेटेड में देना भी काफी होगा। सही है सर? अगर एक ही साथ जा रहे होंगे तो हमने कहा एक ही जगह अगर हमने दे दिए तो कोई मसले की बात नहीं है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि उसने कहा कि भाई एक दफा जब उसको बड़ी पिक्चर नजर आ जाएगी, सही है सर,
तो फिर शेयर होल्डर को मसला नहीं होना चाहिए। सर जो लिस्टेड कंपनी है वो अपने अकाउंट में हर क्वार्टर पे उसको बनाए। हाँ ज़रूरी है, लिस्टेड कंपनी के लिए ज़रूरी है। हर क्वार्टर पे बनाए। ये हम पढ़ेंगे किसमें, कंपनी लॉ में, कि लिस्टेड कंपनी के लिए ज़रूरी है कि अपने हर क्वार्टर के अकाउंट्स। तो सर अगर एक कंपनी लिस्टेड नहीं है तो क्या उसके लिए ज़रूरी नहीं है? तो जवाब है नहीं सर, उसके लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है सर, बढ़ जाऊं आगे, पक्की बात है। तुम लोगों के पास देखो आखिरी पेज कौन सा आ रहा है? 15 आखिरी पेज 15 है, पक्की बात है। क्वेश्चन नंबर 18 आ रहा है। चले, मैं आप लोगों को फिजिकल वालों पढ़ के आप लोगों को बुक में मिल जाएगा, नहीं तो मैं कल कॉपी इंशाल्लाह इसकी करवा दूंगा अगली क्लास में। एक एमसीक्यू आया, इसको जरा सबने बड़े गौर से सुनना है और मुझे बताने है उसका जवाब। सही है? ये मार्च 20 का एमसीक्यू है, टेंशन ना लें, आपको बुक में मिल जाएगा। ऑनलाइन वालों को तो अभी नजर भी आ रहा है, मार्च 20 का ICAP का मैं पढ़ रहा हूं। अकॉर्डिंग टू IFRS, इफ अ फाइनेंशियल रिपोर्ट कंटेन्स बोथ, फाइनेंशियल रिपोर्ट मतलब जो बुक आ रही है उसमें दोनों शामिल हैं, consolidated financial statements of a parent as well as parent separate financial statement, segment information is required only in consolidated financial statements, only in parents, in both sets, either in parent। तो इसका सही जवाब क्या है? only in consolidated। मैंने कहा कंसोलिडेटेड में देना काफी होगा अगर दोनों एक साथ जा रहे हैं तो, अगर अलग अलग हैं दोनों में देना है। ये आपके पास मार्च 20 पे पेज नंबर जो बुक है ना, उसका बुक का पेज नंबर होगा 2019। देख, अगर इंडिविजुअल हो और अलग अलग बुक्स जा रही हो तो दोनों में देना जरूर, लेकिन अगर एक ही साथ कंपाइल होकर जा रहे हैं ना, एक बुक जाती है जिसके अंदर पहले कंसोलिडेटेड अकाउंट्स आते हैं फिर इंडिविजुअल, तो सिर्फ कंसोलिडेटेड में। हाँ आए सर, आए, बढ़ूं आगे। इसी तरीके से सर यहां तक हम क्लियर हैं, तो अब हम आगे बढ़ेंगे नौजवानों, और आगे बढ़ते हुए फिर से स्कोप पे आ जाएंगे सब बते, ताकि हम स्कोप को आज कवर करेंगे। सब आ जाएं हैंडआउट पे, स्कोप पे, प्यारा प्यारा बच्चा। बेटा इसमें रिसेंट अटेम्प्ट ऐड हुई है, खाली ये चेंज है। IFRS 8 अप्लाइज टू एनुअल एंड इंटरिम, हमें समझ में आ गया। इट अप्लाइज टू सेपरेट और टू द कंसोलिडेटेड financial statements of a group with a parent whose debt or equity instruments are traded in public market। इसका मतलब पता है क्या है? लिस्टेड कंपनी whose debt or equity instruments are traded in public market का मतलब क्या है सर? लिस्टेड कंपनी। सही है सर। और फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? that files or is in the filing its financial statement with the Securities Commission or other regulatory organization for the purpose of issuing any class of instrument in the public market। इसका मतलब क्या? about to be। तो जो इसने मुश्किल बातें की ना, कि वो हमने आसान करके पढ़ ली। पहले पॉइंट का मतलब है लिस्टेड, दूसरे का मतलब क्या है? about to be list, about to be list। क्लियर है सर? तो हमने स्कोप को कवर किया। आप सुनना, चीजों का 4 बातें इसमें इंपॉर्टेंट थी। लिस्टेड कंपनीज पे अप्लाई होगा, अबाउट टू बी एनुअल और इंटरिम पे अप्लाई होगा, कंसोलिडेटेड और जिसमें शरारत है वही क्या है, अगर दोनों साथ प्रिंट हो रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड में। स्कोप पे इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता, अपने पास ये चीज मार्क कर लो। सही है सर? स्कोप हमारा क्या हो गया? खत्म। अब आ जाएं सर, आ जाएं। अब हमने कहा IAS हमें ये बताओ कि भैया IFRS कब यार तुमने बात की ऑपरेटिंग सेगमेंट की, पहले हमें ये तो बताओ कि ऑपरेटिंग सेगमेंट
होता क्या है, ऑपरेटिंग सेगमेंट होता क्या है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबने सुनना। ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होता है? तो इसने कहा भैया देखो, ऑपरेटिंग सेगमेंट जो होता है ना, उसके अंदर कितनी बातें होती हैं? 3 बातें। कितनी बातें? ऑपरेटिंग सेगमेंट के अंदर 3 बातें होती हैं। पहली बात पता है क्या होती है? हमने कहा जिसके पास अपने रेवेन्यूज हो, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, जिसके क्या हो? रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस हो। अब ये जरा टेक्निकल बात जोड़ी, लेकिन समझना है बहुत आसान। जो खुद कमा भी सकता हो, खुद खर्च भी सकता हो। अब इसको 2-3 एग्जाम्पल तो मैं समझाऊंगा। यूनिलीवर की बात करते हैं। सर यूनिलीवर का एक अगर हम कहें कैटेगरी फूड्स, क्या फूड्स के अपने रेवेन्यूज हैं? हाँ है ना। फूड्स के अंदर अगर हम आए तो नूडल्स के अंदर हम आए चटपटा फ्लेवर, तो चटपटा फ्लेवर के अपने रेवेन्यूज हैं, हाँ, उसके अपने एक्सपेंसेस हैं, हाँ। तो चटपटा फ्लेवर ने ये डेफिनेशन पूरी कर दी। अब आ जाओ, तो मैं और एग्जांपल ले देता हूं। फाइनेंस डिपार्टमेंट किसी भी कंपनी की अगर मैं बात करूं ना, किसकी? फाइनेंस डिपार्टमेंट की। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको पता है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? आओ बताओ। तो उसके अंदर एक आती है रिपोर्टिंग, जो कि तुम लोग अभी पढ़ रहे हो। ये डिपार्टमेंट का काम होता है रिपोर्टिंग करना, अकाउंट्स बनाना। एक तो अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा जो तुमने कॉस्टिंग में पढ़ा है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, है ना, वो काम करता है। दूसरा आता है बुक कीपिंग। सही है सर, ये बुक कीपिंग कह लें या हम कह लेते हैं अकाउंटिंग। ये जो अकाउंट्स एंट्रीज, ये एंट्रीज मारता है। तीसरा हमने कहा आता है ट्रेजरी। सर बाकी होते हैं टैक्स डिपार्टमेंट, यूजुअली अलग होता है अच्छी कंपनी में, इंटरनल ऑडिट वगैरह लॉन्ग टर्म सब कहते तो हैं कि फाइनेंस की फील्ड है, लेकिन अगर एक कंपनी के कोर फाइनेंस की बात करें तो ये 3 डिपार्टमेंट्स आते हैं, रिपोर्टिंग, बुक कीपिंग और इसका काम रिपोर्टिंग, इसका काम अकाउंटिंग, इसका काम पता है क्या होता है? ट्रेजरी का। कंपनी के पास अगर पैसे कम हैं तो अच्छी जगहों से लोन लेना जहां पर सूद कम हो। अल्लाह हमें सूद से बचाए। लेकिन हमने कहा जहां से सूद कम हो वहां से। और कंपनी के पास अगर पैसे ज्यादा हो तो ऐसी जगह लगाए जहां पर सूद ज्यादा मिले। ये डिपार्टमेंट क्या होता है? सूदी। ये एक तरह से मैं कहता हूं कंपनी के अंदर बैंक है। ये एक तरह से कंपनी के अंदर क्या है? बैंक है। पैसे ज्यादा है, किसी को लोन दो, सूद कमाओ। पैसे कम है, किसी से लोन ले लो, सूद दो। अब सर रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट, इसके अपने एक्सपेंसेस तो हैं, इसके जो लोग हैं उनकी सैलरीज हैं, सब कुछ है। क्या इसकी कोई इनकम है? बुक कीपिंग, इसके एक्सपेंसेस तो हैं, क्या इसकी कोई इनकम है? इसके एक्सपेंसेस तो हैं, क्या इसकी इनकम है? तो सर देखा जाए ना तो पहला क्राइटेरिया फाइनेंस के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट फुलफिल कर रहा है? ट्रेजरी। समझ में आया सर? पहली चीज, यहां पर रेवेन्यू का मैंने वर्ड लिखा है, इसको आप चाहें तो रेवेन्यू की जगह इसको इनकम भी कह सकते हैं कि सर ये रेवेन्यू इनकम। सही है सर? IFRS 15 पढ़ेंगे तब तुम्हें पता चलेगा रेवेन्यू और इनकम अलग अलग चीज होते हैं। सही है, लेकिन हमने कहा इनकम के। सही है सर? जिसके अपने, इसको बेटा वो कर दे, इंक भर दे ब्लैक। अब एक आओ इसमें शरारत देखो, मैं हर चीज में शरारत डालूंगा। मैं आईकेप बन के पढ़ाऊंगा कि अगर आईकेप हूं तो क्या होता है। सही है, इस दफा मैंने खास तौर पे ये कोशिश करूंगा कि हर चीज में तो मैं आईकेप। अब एक शरारत है, सब बच्चों ने बड़े गौर से सुनना है। आजकल की दुनिया स्टार्टअप की दुनिया है ना, और स्टार्टअप में एक काम होता है कि सबसे पहले होता है कैश बर्न। कैश बर्न को तो छोड़ो, जब एक कंपनी शुरू में, कोई स्टार्टअप, कोई भी कंपनी शुरू में बनती है ना, तो 1 साल तक उसके कोई रेवेन्यू नहीं होते। 1 साल तक बहुत सारी कंपनीज चलती हैं फ्रीमियम। मैं एग्जांपल देता हूं, हमारे मुल्क में InDrive है ना, अब आपने देखा InDrive इज जो चल रही है ना सर, करीम उबर को उसने साइड कर लिया InDrive। अब आते हैं सर, InDrive जब शुरू में आई ना, उसने अपने जेब से खर्चा किया और
उसने एप्लीकेशन बनाकर दे दिया। अब वो ड्राइवर से भी 1 रुपया चार्ज नहीं कर रहा था, कस्टमर से भी, मतलब जो भी पैसे आते थे वो ड्राइवर को मिलते थे। इन ड्राइव का रेवेन्यू शुरू के 6 महीने तक पता है क्या था? 0। इन ड्राइव का रेवेन्यू शुरू के 6 महीने क्या था? 0। अब जब इन ड्राइव का रेवेन्यू 0 था, 6 महीने तक उन्होंने बोला हम कमाएंगे ही नहीं, सब कुछ फ्री में। मकसद क्या था? करीम उबर को साइड लगाना। सही है, सारे ड्राइवर हमारे पास आ जाए, कस्टमर हमारे पास आ जाए, कस्टमर एक्विजिशन चल रही थी। सही। अब मुझे बताओ वो जो इन ड्राइव है, क्या वो ऑपरेटिंग सेगमेंट है? शुरू के 6 महीने क्या वो? कितने लोग करें इन ड्राइव ऑपरेटिंग सेगमेंट शुरू के? अभी तो है, अब तो रेवेन्यू कमा रहा है वो। शुरू के 6 महीने में ऑपरेटिंग सेगमेंट था? सर हमने कहा, अब यहाँ पे याद रखो, यहाँ पर बात होती है एबिलिटी की। किसकी? सलाहियत होनी चाहिए, तुम्हारे पास सलाहियत होनी चाहिए कमाने की और खर्च। इस दरिंदे के पास सलाहियत नहीं है रिपोर्टिंग के पास, इसके पास सलाहियत। तो आप याद रखें, इन ड्राइव शुरू के, अभी आईकेप ने इसके ऊपर टेस्ट नहीं किया, एक सवाल आ सकता है जो KCCA में आया और आपके MCQ में भी मौजूद है। एक स्टार्टअप ऑपरेशन जिसने अब तक कुछ कमाया नहीं है, क्या वो ऑपरेटिंग सेगमेंट क्लासिफाई हो सकता है? तो इसका जवाब क्या है? यस। एबिलिटी है तो हमने कहा जी सर। ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या आप हमारे साथ हैं तो लिख दें CC। अगर एबिलिटी है तो आप एबिलिटी की बेस पे ऑपरेटिंग सेगमेंट हो सकते हैं। आपने कहा अभी बेशक नाकारा है, अभी बेशक नाकारा है, लेकिन आगे तो भाई उम्मीद है ना। उम्मीद पे दुनिया। जिसने PRC पास कर लिया वो इंशाल्लाह CA भी पास कर लेगा। सही है सर। अब आए सर, अब आपको जब ये पेज नंबर 12 ऑफ हैंड आउट पे आ जाए, अपने पास जो आपके पास पेज आ रहा है ना, उसमें एक MCQ नंबर 8 आ रहा है। मैं साथ MCQ से भी आपको कराऊंगा। देखें सर, स्क्रीनों पे MCQ नंबर 8 नजर आ रहा है। हाँ, वो बताएगा कि अभी रेवेन्यू कमाया नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट भी अज्यूम करना है कि है। एन ऑपरेटिंग सेगमेंट मिल गया सबको MCQ नंबर 8। हाँ, एन ऑपरेटिंग सेगमेंट may engage in business activities for which it has yet to earn, for example startup operations, and it, अब इसका जवाब बताओ, ABCD। ए सही जवाब है B, क्योंकि अभी तुमने एक पढ़ा है, इसमें और भी क्राइटेरिया है। इट, आईकेप ने कहा इट में बी, इसका सही जवाब लिख लो B। ये सिखा रहा हूं कि आईकेप इतना शरारती, एक क्राइटेरिया की बेस पर डिसीजन हो सकता है। ये 3 क्राइटेरिया देखो, हमने एक डंडी निकाली है, 2 डंडी आनी है, तो एक क्राइटेरिया तो मीट कर दिया, तो हमने कहा इट में बी, बाकी 2 क्राइटेरिया भी होने चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया समझ में आ गया सर, सलाहियत होनी चाहिए। अभी बेशक मैं कमाऊं या ना कमाऊं, रिकॉर्डिंग वाले बच्चों हैंड आउट के लिए आप राब्ता कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें मिल जाएगा आपको। आए सर आए, मेरे पास सलाहियत होनी चाहिए कमाने की, बेशक अभी मैं कमाऊं या, क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? अब आए सर आगे बढ़ते हैं। दूसरा, frequently reviewed by CODM, frequently reviewed by, अब सर ये CODM किस बला का नाम है? चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। ये क्या है सर? हमारे मुल्क में तो ऐसी कोई पोस्ट नहीं होती, ये पोस्ट दुनिया भर में नहीं होती। CODM याद रखें कि हमने कहा कि ये बेसिकली वो हजरात जिनके पास सलाहियत है डिसीजन मेकिंग की कंपनी में हर एक के पास सलाहियत, तुम्हारे घर में तुम्हारे पास सलाहियत नहीं है।
तुम्हारे अम्मी अब्बू के पास है, तो घर के CODM कौन है? अम्मी अब्बू, तुम नहीं हो, है ना सर? तो इसी तरीके से CODM वो जिसके पास डिसीजन मेकिंग की, अभी एक आदमी भी हो सकता है या पूरी बोर्ड ऑफ, अब चीफ एग्जीक्यूटिव अकेला आदमी है, उसने कह दिया बेटा ये काम होगा तो होगा, लेकिन मैनेजर फाइनेंस की कोई औकात नहीं है, उसने कह दिया होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव चल बेटा ये काम तो नहीं होगा, तू भी शायद कंपनी में ना हो, सही है। लेकिन हमने कहा कि याद रखिएगा सर, ये सलाहियत बहुत जरूरी है कि आप डिसीजन ले सकें। तो आए सर फिर से हम आते हैं, इसको पढ़ते हैं जरा, इसकी डेफिनेशन भी पढ़ते हैं। चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, लिखनी मौजूद है, समरी में मौजूद है, आजा। अगर आप आ जाएं समरी पे, आ गए, और अगर आप ऑपरेटिंग सेगमेंट की डेफिनेशन पे भी आ जाएं, सही है सर। हम बिल्कुल ऑपरेटिंग सेगमेंट का जो समरी है हमारे पास, an operating segment is a component of an entity that engages in business activities from which it may earn revenues and may का जो वर्ड है ना, इसने एबिलिटी वाली बात कर दी, कर सकता है, करे ना करे वो अलग बात है, कर सकता है, मे के वर्ड को अंडरलाइन कर लो, सही है सर। जो हमने एबिलिटी की बात की और उसके साथ लिख भी दो एबिलिटी। फिर कह रहा है whose operating results are regularly reviewed by the entity's CEO to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance। जिसके रिजल्ट्स कौन रिव्यू करता हो? CODM, ताकि जो है वो कर पाए और उसकी परफॉर्मेंस को असेस कर पाए। अब आते हैं सर CODM की, देखो नीचे डेफिनेशन दी है। द CODM इज द इंडिविजुअल, अकेला आदमी या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन। क्या होते हैं? बड़े डिसीजंस, छोटे मोटे नहीं, डे टू डे ऑपरेशन, बड़े डिसीजंस, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है नहीं करना, सही है सर, इस बिजनेस में ये डिस्काउंट इतने तक देना है नहीं देना है, सारे बड़े डिसीजन, सही है सर। छोटे मोटे डिसीजन क्या होते हैं? बशीर की जगह सलीम से काम करवाना है, सही है। अकाउंट्स आज की जगह कल दे देंगे, ये छोटे डिसीजन है। बड़े डिसीजन स्ट्रेटेजिक, कंपनी की ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये डिस्काउंट, सही है सर। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द एंटिटी दैट इज द CODM एलोकेट्स रिसोर्सेज एंड असेसेस द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑपरेटिंग सेगमेंट। ये बेसिकली परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, सही है सर। तो CODM रेगुलरली रिव्यू करता हो, ऐसा नहीं हो। अब मेरी बात सुनिएगा, कंपनी का एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट है? और कंपनी एक ऐसी इंडस्ट्री में है जिसके अंदर हमने कहा कभी पैसे बचते ही नहीं, उल्टा लोन ही लेना पड़ता है। अब इनके पास सलाहियत तो है कि अगर पैसे बचे हुए इनको दो तो ये कमा कर देंगे, लेकिन हमने कहा इनको कभी CODM देखता भी नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि यार ये क्या है, इन बेचारों का काम ही है कि बैंकों के पीछे भागते रहो। तो देखा जाए तो पहला क्राइटेरिया तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट मीट कर रहा है, लेकिन अगर CODM इनको देखता नहीं है, इनके रिजल्ट्स को रिव्यू नहीं करता, BOD को परवाह ही नहीं कि ट्रेजरी क्या काम कर रहा है, तो फिर हमने कहा ट्रेजरी डिपार्टमेंट, ऑपरेटिंग सेगमेंट, तीनों क्राइटेरिया मीट होना है। ये पहला, ये यूनिलीवर के पाकिस्तान में 22 के करीब ब्रांड है, हर ब्रांड के पास सलाहियत है। पता है क्यों भाई? ऑनलाइन वाले बच्चों आवाज आ गई, इनको देखें, अच्छी क्वालिटी के आए सर, आए। हमने कहा यूनिलीवर के 41 ब्रांड है, सब कमा भी रहे हैं, खर्च भी कर रहे हैं, सबके रिजल्ट्स। मैं फूड्स को देखता था तो फूड्स के अंदर मुझे ना कनौर के रिजल्ट भी बताने पड़ते थे, रफान के भी, केचप के भी, मायों के भी, सबके बताने पड़ते थे किससे कितना कमाया, सही है सर। तो हमने कहा सबको फ्रीक्वेंटली देखते हैं, क्या हम क्लियर हैं? सही है सर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अब जरा इसको समझना सर। डिस्क्रीट का मतलब क्या है? सेपरेट। क्या है?
सेपरेट अलग से। आप सर सुनिएगा, मैं इसके आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा। सर हमने कहा, अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मीट वन का नाम सुना है? मीट वन हो गया है, हमारे पास रिफाइनरीज हो गई। आपको पता है इसमें क्या होता है? अब मीट वन का काम क्या है बताओ? गोश्त बेचना है ना सर, क्या काम है? लेकिन मुझे बताओ, मीट वन जब जानवर ज़िबा करता है तो क्या सिर्फ जानवर में गोश्त निकलता है? नहीं सर, चर्बी भी निकलती है ना सर, उसकी आलाइशें भी निकलती हैं, सारी चीजें। अब बड़े गौर से सुनना, मीट वन गोश्त के ऊपर सारी कॉस्ट डाल देता है, चर्बी वगैरह को स्क्रैप के तौर पे बेचता है। अब देखा जाए ना सर, वो जो चर्बी है, रेवेन्यूज तो उसके हैं, खर्चे कुछ ना कुछ चर्बी के भी ऊपर। कसाई की जो कॉस्ट है कुछ चर्बी पे भी कसाई चर्बी को अलग कर रहा है, कॉस्ट जानी चाहिए, लेकिन मीट वन उसके अलग से रिकॉर्ड मेंटेन, चर्बी जो भी बचती है ना उसकी पूरी सिर्फ से डिस्क्रीट का मतलब है कि अलग से प्रॉपर उसके पीएनएल हो, सब चीजें हो। तो मीट वन के लिए चर्बी इज नॉट ऑपरेटिंग सेगमेंट। क्यों सर? उसके रेवेन्यूज है, चर्बी के एक्सपेंसेस भी हैं, बट मीट वन उस चर्बी के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को अलग अलग से नहीं देखता। चर्बी हो गई, आलाइशें हो गई, सही है, खाल हो गई, उन सब को एक साथ ले लेता है स्क्रैप सेल में। सही है सर, उन सबको एक साथ किस में ले लेता है? स्क्रैप सेल्स के अंदर ले लेता है। उनके ऊपर अलग से कॉस्ट एलोकेट नहीं कर रहा, अलग से चीजें मेंटेन नहीं कर रहा। इसलिए मीट वन के लिए चर्बी एक ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं है। जिस दिन मीट वन ने ये काम शुरू किया ना कि चर्बी कसाई की कॉस्ट का एक हिस्सा चर्बी को दिया, उसके लिए अलग से लोग रख लिए कि यार तुम उस दिन, और सीओडीएम ने देखना भी शुरू कर दिया तो चर्बी भी अलग से क्या बन जाएगी? ऑपरेटिंग सेगमेंट। लेकिन अभी मीट वन, इसी तरीके से अब जो एक रिफाइनरी है, रिफाइनरी आपको पता है ना, क्रूड ऑयल आता है ना तो फिर वो डिफरेंट फॉर्म्स में जाता है। तो सर उसका एक तो मेन प्रोडक्ट सपोज करो पेट्रोल बन गया, बीच में ना छोटे छोटे केमिकल्स और भी बन जाते हैं, छोटे छोटे लिक्विड जो कि वेस्टेज से, बट वो उन सबको क्या करते हैं? स्क्रैप के तौर पे बेच देते हैं। सही है सर, फिर तुम्हारे मोहल्ले के आलू के चिप्स वाले उसमें तुम्हें तल के देते हैं। सही है सर, वो क्या करते हैं सर? उसको स्क्रैप के तौर पे बेच देते हैं। उसके ऊपर कोई अलग से रिकॉर्डिंग नहीं करते कि अच्छा भाई ये उसकी इतनी सेल्स से इतना कॉस्ट है। तो इसीलिए हमने कहा कि सर ये नहीं होगा। तो याद रख लें सर, इसको समझने में एंड में भूल जाता है बच्चा, तो याद रखिएगा मीट वन चर्बी या फैट लिख लो ताकि तुम्हें पता चले कि भैया ये एग्जाम्पल थी। ठीक है सर? हाँ, फ्रेंच फ्राइज तुम्हें बहुत अच्छा लगा, जितना गलीज उतना लजीज। बढ़ूं क्या आगे? पक्की बात है, इंफॉर्मेशन अकाउंट इसके मेंटेन नहीं करते, जो भी आता है स्क्रैप के तौर पर रिकॉर्ड किया बस। तो सर जिसके अंदर ये तीन बातें होंगी वो क्या बन जाएगा? ऑपरेटिंग। और जिसके अंदर इनमें से एक भी बात नहीं हुई वो क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सेगमेंट। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यूनिलीवर ने एक प्रोडक्ट पाकिस्तान में लॉन्च किया, बाहर से मंगवा के किया, लेकिन उसका नाम था टोनी एंड गाई। इसके सलून्स भी आप देखेंगे ना। ये यूनिलीवर का बेसिकली एक इंटरनेशनल ब्रांड है, जिसको हम कहते हैं ड्राई शैम्पू। ड्राई शैम्पू क्या होता है? जो लोग नहाते नहीं है ना उनके लिए होता है कि तुमने जिसको बिल्कुल बगैर पानी के आपके बाल धो देगा। सही है, इसको कहते हैं ड्राई। अब हमें पता था कि यार ये निकलता है गोरों के लिए। किसके लिए? अच्छा, यूनिलीवर के उस टाइम पे लगा था कि यार डिफेंस में बर्गर आवाम बहुत है। मैंने कहा देखो यहाँ के जितना भी बर्गर होगा ना, लेकिन नहाएगा वो भी। कहा यार ये वहां के लिए होते हैं। अब जैसे ये जहाँ पे कनाडा वगैरह बर्फ बहुत ज्यादा है, मैंने कहा यहाँ रशिया कनाडा जहाँ पे लोग महीनों तक नहीं नहा पाते क्योंकि बर्फ इतनी है, ठंड इतनी है। तो हमने कहा वहां के लिए होता है, लेकिन इन्होंने लॉन्च किया। अब लॉन्च तो किया, जिसके पास इनकम और ये भी थे, अलग से रिकॉर्ड भी थे, लेकिन सीओडीएम देखता ही नहीं था। बोलते था अभी हमें पता है फ्लॉप है, ये तो इंटरनेशनल प्रेशर है। उन्होंने कहा पाकिस्तान में लॉन्च करो, तो हमने कर दिया, बट वो इसको देखते भी नहीं थे अपनी मीटिंग्स में। तो फिर हमने कहा वो ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं था। सही है सर, ये तीनों बातें होनी चाहिए तभी ऑपरेटिंग सेगमेंट होगा, वरना नहीं होगा। क्या हम क्लियर है?
नहीं, इसकी सेल्स मैनेजमेंट नहीं देखती थी। बीओडी अपनी जब मीटिंग होती थी ना तो टोनी एंड गाई को डिस्कस भी नहीं करते थे। रिव्यूड बाय मतलब भी होता है कि बोर्ड मीटिंग्स वगैरह में उसको डिस्कस करें, उसकी परफॉर्मेंस को देखें कैसा चल रहा है। तो उसकी सेल्स वगैरह सब होती थी लेकिन बीओडी देखती नहीं थी। बीओडी बोलते थे जाने दो, हमें पता है। नहीं, अब उसका मैं आऊँगा क्या करेंगे, डिस्क्लोजर पे अभी हम आएंगे। अभी हम क्या समझ रहे हैं, पहला हमारा काम सर, मकसद स्टेप, पहला काम ये समझ लो कि स्टेप 1 ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो ये हमारा क्या है कि आपने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी और डेफिनेशन पढ़ के आपने यूनिलीवर के पास चले गए। बोला भाई यूनिलीवर देखो, तुम्हें तो जो है ना, तुम अपने शेयर होल्डर्स को एक रेवेन्यू दिखा रहे हो, गलत बात है। क्या है, बोला रेवेन्यू तो ज्यादा होने चाहिए। अच्छा भाई, तो अब यूनिलीवर का जब तुम एक रेवेन्यू बता रहे हो तो ये गलत बात है, रेवेन्यू क्या होने चाहिए, ज्यादा। तुम सबको अलग अलग बताओ। यूनिलीवर ने कहा आ जाओ। अब जब तुमने यूनिलीवर के हर ब्रांड के ऊपर ये बातें अप्लाई की तो यूनिलीवर के 22 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स आ गए। अब तुम सर पकड़ के बैठ गए और यूनिलीवर भी बोला यार हम क्या, हम 22 के बारे में अलग बताएंगे, रेवेन्यू कितना है, कॉस्ट कितना है। बोला हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना इतने होते हैं, अभी इतने हो जाएंगे, किसी का भला होना हो पान वाले का हो जाएगा। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बताया ना, सबसे ज्यादा बिकते हैं पान वालों के पास। पान वालों से दुनिया में मतलब सभी कराची वाले बच्चे ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। सर सुनिएगा, सीन क्या है, ये बात जरा गौर से सुनिएगा सब बच्चे। सर आप कब किसी बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह, जब कल किसी कंपनी के एजीएम कराएंगे, जब एजीएम कराएंगे ना, एनुअल जनरल मीटिंग, तो उसके अंदर आप देखेंगे शेयर होल्डर्स जो आते हैं ना, वो बेसिकली वो आते हैं जिनके पास बहुत कम शेयर होते हैं, किसी और शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिसको हम प्रॉक्सी कहते हैं। वो आते हैं। अब सर होता क्या है, वो बेचारे जो आते हैं ना, वो क्या होते हैं, जो कंपनी में नहीं बड़ा सेठ है उसके पास शेयर है, उसका ऑफिस बॉय होता है। अब वो पता है एजीएम में क्यों आता है, एजीएम में वो इसलिए आता है कि क्योंकि कंपनी एक तो एजीएम में लंच के कूपन देती है। आईकेप के ऑडिट एरिया में बहुत सारी कंपनीज की एजीएम होती है, तो बराबर में यूनाइटेड किंग है, उसके कूपन मिल जाते हैं। तो उसकी ज़िंदगी का एक मकसद होता है कि एक तो कूपन मिले, और वो आके एजीएम में कोई कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में सवाल नहीं करते, वो ये पूछते हैं कूपन 1 दोगे 2 दोगे। और उनका फोकस अच्छा, वो सारे अच्छा एक, और ये सच है बस करा के आते सही है, एक क्योंकि एक दिन में 3-4 एजीएम होते हैं, बोलते हैं हम बस करा के जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, आप सुनिएगा, वो जाके सबसे पहले कूपन लेते हैं, कंपनी से लड़ते हैं कि सब बातें तुम्हारी मान ली, जो कर रहे हैं अभी तुम पढ़ोगे कंपनी लॉ में, ये इसके लिए रेजोल्यूशन, वो सब रेजोल्यूशन पास, सही है। लेकिन कूपन वो आपसे 2, अच्छा आप सुनना, यूनाइटेड किंग वाले के साथ भी क्या गेम, वो 2 कूपन ले लेते हैं, एक कूपन होता है 200 रुपए का एवरेज, फिर वो कूपन आपसे लेते हैं, यूनाइटेड किंग जाते हैं। अब वो वही बात ना सर, देखें वो बेचारे वो हैं, अब यूनाइटेड किंग का एक समोसा है 50 रुपए का, 60 रुपए का, उनको पता है मेरे मोहल्ले में 25 का मिलता है, तो वो कूपन यूज नहीं करते यूनाइटेड किंग पे। वो बोलते हैं 2 कूपन ले ले, 400 के बनते हैं, इसके बदले में तो मुझे 200-250 रुपए दे दे, उससे कैश ले लेते हैं 200-250 का। अभी यही नहीं, अभी और भी है। फिर वो क्या करते हैं सर, फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना, वो भी 2-2 लेते हैं। क्यों, फिर वो मोहल्ले में जाते हैं, पान वाले को बेचते हैं कि भाई ये पकड़, और पान वाला उसके पैसे, क्योंकि उसका पेपर अच्छा होता है, सही है, उसका ये आपका नॉर्मल जो हैंड आउट वाला पेज नहीं होता है, उसका पेपर, जो बुक होती थी ना आईकेप की भी, अभी वाली नहीं, पहले जो बुक आती थी, वो वाला बैग, उसका चिकना पेपर, तो वो पान वाले की उसके और बड़ी वो डिमांड है, तो वो भी 2-2 बुकें लेते हैं। और किसी जमाने में मुझे पता था एक छोटी 200 पेज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको कहते थे ना, 200 में नहीं 150 पेज की, उसके पान वाला उनको 70 से 100 रुपए दे देता था। तो बेसिकली उनका मकसद होता है कि एक एजीएम में जाके 500 कमा ले और टोटल 3-4 एजीएम अटेंड कर ले एक दिन में, 1500-2000 कमाए, पर बंदे का गाड़ी का किराया आ जाएगा 500 रुपए, तो 1000 रुपए जेब में। अब आप समझे सर, तो बेसिकली यूनिलीवर ने यही कहा, बोला यार अगर हम 22 को करेंगे ना, तो किसी का मसला हो ना, पान वाले का और उन लोगों का मजा हो जाएगा। मतलब 150 पेज की बनती है, तो ये तो बनेंगे 800 पेजेस की, सही है, तो 500-500 रुपए के अकाउंट्स हमारे बिकेंगे बाद में। और ऐसा होता है सर, आप देखेंगे आप अक्सर कम, सही है सर। तो अब आप, हाँ तो सर ये बात समझे। तो अब भाई बोला दूसरा मसला ये है कि यार हम अलग से तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, अलग से डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो इसके लिए स्टैंडर्ड ने कहा रुको जरा, बड़ा एक और काम करते हैं जिसको हम कहते हैं एग्रीगेशन
बोला स्टेप 1 तुम ये आइडेंटिफाई करो ऑपरेटिंग सेगमेंट है, हमने कहा कर लिया। अब बोला स्टेप 2 पे आ जाओ, एग्रीगेशन क्राइटेरिया। अब सबकी तवज्जो इधर, एग्रीगेशन क्राइटेरिया, इसने कहा जिन जिन सेगमेंट्स को मिला कर सकते हो उनको मिला दो। अब फिर से क्विक रिकॉल के लिए यूनिलीवर का पूरा कंपनी यहां पे लिख दूंगा। यूनिलीवर का तुम्हें पता है ना सर कितने कैटेगरीज हैं? 4। HC होम केयर, PC रिफ्रेशमेंट्स और फूड्स। ऐसा ही है सर, होम केयर, पर्सनल केयर, रिफ्रेशमेंट्स और फूड्स। अब बड़े गौर से सुनना प्यारे प्यारे बच्चों, यूनिलीवर ने कहा हमारी 4 कैटेगरीज है, लेकिन इसके अंदर कुल मिला के 22 ब्रांड है ना सर। होम केयर के अंदर हमने कल पढ़ा था सर्फ एक्सेल, डोमेक्स, ब्लातादा, लक्स, लाइफ बॉय, सनसिल्क, क्लियर फॉर मैन, डव, सही है, फेयर एंड लवली वगैरह। रिफ्रेशमेंट के अंदर टी और आइसक्रीम, टी के अंदर 2 ब्रांड, लिप्टन और सुप्रीम। आइसक्रीम के अंदर वॉल्स, वॉल्स के अंदर तो कितने ब्रांड हैं? जेड स्पॉट, कॉर्निटो, फीस्ट, सही है सर। इसी तरीके से फूड्स के अंदर कनौर, लफान। अब कनौर के अंदर कनौर की केचप, सही है। हमने कहा अब यूनिलीवर ने कहा इन सब के बारे में सारी बातें बनाएंगे तो पागल। उसने कहा इस तरह रुको जरा, स्टेप 1 ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई कर लो, कर लिए। दूसरा एग्रीगेट, इनमें से जिस जिस को मिला सकते हो ना, मिला करके एक, हमने कहा किस बेस पे मिलाएं, तो उसने कहा अब बेस बनाऊंगा। अब याद रखें एग्रीगेशन क्राइटेरिया वो चीज है, इसके आगे लिख लें इंपॉर्टेंट, अब तक पेपर में टेस्ट नहीं हुआ है। अब तक ये चीज पेपर में टेस्ट, तो ये पेपर ये होता रहता है, इसका कोई मसला नहीं है, ये हो जाएगा। एग्रीगेशन क्राइटेरिया को अब तक इसने टेस्ट नहीं किया, इसका मतलब है अब टेस्ट करेगा। हाँ अंकित बोले थैंक यू। आए सर समरी में आ जाए एग्रीगेशन क्राइटेरिया। कह रहा है 2 और मोर, समरी के पेज नंबर पे आ जाएंगे। 2 और मोर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में बी aggregated if the segments are similar in each of the following। अगर सेगमेंट इन सब बातों में एक जैसे हैं तो आप क्या करेंगे? इनको एग्रीगेट कर देंगे, मिला देंगे। अब सर सुनिएगा, पहली चीज नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड, सर नेचर का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ नेचर का मतलब होता है मिलते जुलते, एग्जैक्ट सेम नहीं, मिलते जुलते हो, सही है। एग्जैक्ट सेम, 2 भाई होते हैं उनकी शक्लें बिल्कुल सेम नहीं होती, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं होती, लेकिन मिलते जुलते हैं ना सर। अब आ जाए नेचर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन प्रोसेस की नेचर भी सेम हो, वही बात है, एग्जैक्ट सेम ना हो। सर देखें प्रोसेस डिफरेंट कब होता है, एग्जांपल देता हूं सर। एक होता है ऑटोमोबाइल, उसके प्रोसेस में यूजुअली केमिकल इन्वॉल्व नहीं होता, उसके अंदर डाइज होती है। भाई शीट आई, शीट को इस हिसाब से मोड़ देना, इसी शेप दे देती है। और एक होता है जिसमें केमिकल का काम हो। अब केमिकल आपको अगर 6-8 केमिकल्स को मिलाना है तो आपने कहा नेचर सेम हो जाती है ना। हो सकता है कि एक से तुमने साबुन बना दिया, दूसरे से तुमने शैम्पू को छोड़े, हमने कहा आपने कोई दवाई बना दी, केमिकल मिक्स हो रहे हैं, सही है सर। केमिकल मिक्सिंग इज अ नेचर के हिसाब से। अब आ जाए फिर कहना है टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर टू देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस सेम हो, मतलब उनके जो कस्टमर्स हैं वो एक ही हो, एक जैसे, मतलब उनके एक ही कस्टमर दोनों के प्रोडक्ट्स भी लेता हो, सही है सर। हमने कहा फॉर एग्जांपल एक आदमी वो दवाइयां भी खा रहा है, साबुन भी खा रहा है, मतलब साबुन भी यूज कर रहा है, ठीक है सर। फिर हमने कहा मेथड्स यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी सेम हो, दोनों की सेल्स हो रही है दुकानों के थ्रू, सही है। और हमने कहा नेचर ऑफ रेगुलेटरी
रूल्स और रेगुलेशन सेम अप्लाई हो, सेम मुल्क के हों, सेम मुल्क के अंदर सेम तरह के कानून अप्लाई हों, या जरूरी नहीं सेम मुल्क के हों, भले अलग अलग मुल्क के हों, कानून एक जैसे हो। अब ये 5 बातें, और मुझे बताओ इन 5 बातों के हिसाब से अब यूनिलीवर ने आपके सामने केस रखा, बोले यार लक्स और सनसिल्क, लक्स और सनसिल्क को, साबुन और शैम्पू को, क्या हम इन 5 बातों के हिसाब से मिला सकते हैं, एक ही सेगमेंट कह सकते हैं? सर नेचर ऑफ प्रोडक्ट कितने लोग कह रहे हैं कह सकते हैं? कितने लोग कह रहे हैं कह सकते हैं? क्या सर साबुन और शैम्पू एक हैं? और कितने लोग कह रहे हैं कि अलग अलग हैं? देखो 5 बातें सेम होनी चाहिए। कितने लोग कह रहे हैं अलग अलग हैं? अलग अलग वाले हाथ उठाएं, एक अलग अलग, एक दो। ऑनलाइन वाले तुम लोग बेटा यहाँ पे हाथ उठाओ, एक और अलग अलग भाई, एक या अलग अलग? अलग वाले भी हाँ या ना? ऑनलाइन वाले बच्चों तुम्हारे जवाबों का बेटा इंतजार है। अगर एक वाले वो ई लिखेंगे, एक और अलग अलग। भाई हमने कहा कितने लोग यूनिलीवर कह सकती है कि हमारे साबुन और शैम्पू एक हैं? एक वाले और अलग अलग वाले लिख दें। सर ये जो लोग कह रहे हैं एक है, इनको फर्क नहीं पड़ता, इनको साबुन दो शैम्पू दो, ये पूरा नहा के निकलेंगे। सही है सर? इनको साबुन मिले या, और ये बात सही है, एक है साबुन और शैम्पू एक है, हम इनको एग्रीगेट कर देंगे। क्यों सर? 5 बातों को फिर समझते हैं, सबकी तवज्जो इधर। सर हमने कहा नेचर सेम है, दोनों इंसान की खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस, एक को केमिकल को मिला के जमा देते हैं साबुन, सही है, और अगर आपने एंड में जमाया शैम्पू, सही है, फिर आगे आते हैं इंसानी यूज के लिए। यूनिलीवर ने अब तक भालुओं के लिए नहीं इस्तेमाल निकाला है कोई शैम्पू साबुन। सर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है? कस्टमर्स सेम है। और हमने कहा रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, एक ही तरह के कानून, मुल्क पाकिस्तान को छोड़ो सर, दोनों के ऊपर यही जो कॉस्मेटिक के कानून है वही अप्लाई। तो यूनिलीवर अब पता है क्या करेगा सर? यूनिलीवर पर्सनल केयर के अंदर उसके कुल मिला के 11 के करीब ब्रांड, उनको अलग अलग नहीं शो करेगा। पर्सनल केयर का अलग एक उसको अज्यूम करेगा, सही है, एग्रीगेट कर देगा। आया समझ में सर? पर्सनल केयर उसके लिए एक है, होम केयर उसके लिए, तो आप समझ रहे हैं सर बेसिकली। अब आओ इसके एक और एग्जांपल के ऊपर आते हैं। हाँ रिफ्रेशमेंट, जो खाने वाली चीजें हैं, अब हमने कहा यूज ही अलग हो रहा है ना, समझ रहा है? फिर आगे आते हैं आप, फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट यूनिलीवर का एक बनता है, फूड्स और। अब आते हैं सर एक और इंपॉर्टेंट बात, केनेस की बात करते हैं। CA मुझे बताओ केनेस का ये दोनों को मिलाकर हम एक कर सकते हैं, अलग अलग रखेंगे? कितने लोग कहते हैं कि एक कर सकते हैं? कितने लोग कह रहे हैं एक है? सर एक है। देखो क्यों है, हम बात करते नहीं, समझा रहा हूं। नेचर एक है, CACC दोनों में अकाउंटिंग। हमने कहा सर प्रोडक्शन, टीचर्स को हायर करना, उनको डिलीवरी कर बताना, सही है सर। तीसरा इंसानों को ही पढ़ा रहे हैं अब तक तो, सही है। चौथी चीज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेम, ऑनलाइन वहां भी जा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड सब चीजें, सही है सर। आखिरी पॉइंट पे फंसे रेगुलेटरी, लेकिन सर याद रखें एक ही मुल्क होना जरूरी नहीं है, एक जैसे है कवानीन। वहां पर भी हर 6 महीने बाद पेपर होते हैं, 3 महीने बाद, यहां पर भी उसने ये कर दिया है। तो नेचर का वर्ल्ड क्या है? ब्रॉड वर्ल्ड है, सही है। नेचर का वर्ल्ड क्या है? ब्रॉड वर्ल्ड है। तो हमने कहा कि सर बेसिकली एक ही। अब आओ एक और चीज, एग्जाम्पलर भी है केएनएस का,
एग्जाम्पलर और सीए एक है? नहीं सर, अब वो अलग अलग। अब वजह क्या है? देखो, पढ़ा इंसानों को रहे, प्रोडक्शन प्रोसेस सब, लेकिन हमने कहा सर वहां पर रेगुलेटरी इन्वायरमेंट का फर्क है, वो आपका HEC है। ACC और CA का देखो अलग बेशक है, मिलता जुलता है दोनों। आईफेक के ऊपर सब मिलता जुलता है, दोनों में 50 नंबर चाहिए, दोनों में कुछ पेपर ऑनलाइन है, कुछ पेपर में आपको ये है चाहिए, तो दोनों की नेचर का मतलब क्या एग्जैक्ट सेम नहीं, लेकिन एग्जाम्पलर बिल्कुल इनका कॉलेज बिल्कुल अलग है। HEC अप्लाई होता है, उसके कानून वानून सब अल्लाह माफ करे अजीब से, लेकिन वो है CACC के मुकाबले के नहीं है। जी बेटा, देखो मैंने कहा थोड़ी बहुत चेंजेस है, लेकिन ओवरऑल नेचर, और नेचर मतलब क्या, रेगुलेटरी का मतलब पता है कि पाबंद, दोनों ने केएनएस को पाबंद किया है कि तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हें पता है ये केएनएस का ऑडिट होता है, हर इंस्टीट्यूट का ऑडिट होता है कि आईकेएप का सबने ये रिकॉर्ड किया हुआ है कि आपका रिजल्ट किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर 5 सालों तक, कुछ इस किस्म की पॉलिसी मुझे एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, आईकेएप के बेंचमार्क से कम आया ना तो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है। मतलब बेंचमार्क मतलब जो आईकेएप का रिजल्ट आता है, पासिंग रिजल्ट, पता चला पासिंग रिजल्ट 34% आ रहा है और एक इंस्टीट्यूट का 6% रिजल्ट आ रहा है, तो आईकेएप बोलेगा भाई तू बच्चों के साथ ज्यादती कर रहा है, जो बेचारे तेरे पास पढ़ने आते हैं। तो आईकेएप इस तरीके से सर ये सब इसी तरीके से ACC भी मॉनिटर करता है, क्योंकि ACC ये कहता है कि यार CA कहता है कि तुम काबिल भी हो। आपको पता है अगर इंस्टीट्यूट के पास एक भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ना हो पढ़ाने के लिए CA, तो इंस्टीट्यूट भी नहीं बना सकते। कम से कम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी होता है, आप समझे? सही है सर, तो याद रखें। अब ACC के साथ भी ये सारी चीजें समझ रहे हैं, तो सर ये बेसिकली नेचर, थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं। आए समझ में सर? एग्रीगेशन क्राइटेरिया के ऊपर क्या हम क्लियर हैं? अब हमने कहा यार देखो आईकेएप उसको IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट, 3 बातें ये हमने यूनिलीवर के 22 को निकाल दिया। उसके बाद जब हमने उनको कंबाइन किया ना एग्रीगेशन के हिसाब से, तो हमारे पास कुल मिलाकर पता है कितने बचे? हमारे पास कुल मिलाकर सिर्फ 3 बचते हैं यूनिलीवर के पास। यूनिलीवर होम केयर को अलग रखती है, पर्सनल केयर को अलग, और फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट को एक सेगमेंट मान देती है। बोलते भैया जो था यही था, जो है यही है, फूड्स और रिफ्रेशमेंट जो है वो दोनों एक ही है। सही है सर? अब बड़े गौर से सुनिएगा, सबकी तवज्जो। अब आईकेएप या तो आपको ये 5 बातों पे जज करेगा, अब तक नहीं किया कर, या तो आईकेएप जो है ना सेम है ना, तो 5 क्राइटेरिया मीट होते हैं ना, तो उसके लिए एक सिंगल लाइन यूज करेगा। इसको नोट कर लो, वो सिंगल लाइन ये करेगा, वो लाइन ये होती है, सेगमेंट्स, कॉपी भी कर लेना, शेयर सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सेगमेंट्स शेयर करते हैं सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई जो सेगमेंट होते हैं ना वो एक जैसे सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं। इसका मतलब आईकेएप ये कह रहा है कि 5 क्राइटेरिया मीट हो गए हैं, और अब तो इसको क्या कर दे? एग्रीगेट कर दे। क्या कर दे? क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? पक्की बात है। अब हमने कहा आईकेएप यार देखो, ऑपरेटिंग सेगमेंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने एग्रीगेट भी कर दिया, अब क्या इसके डिस्क्लोजर दे दें, इनका रेवेन्यू वगैरह? आईकेएप ने कहा रुको जरा, अब आपके पास क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड आ गए। इसने कहा अब कंबाइन कर दिया, अब तुम्हें कुछ हम अमाउंट्स बता रहे हैं कि ये रेवेन्यू इतना होना चाहिए, उस बेस पे डिस्क्लोज करोगे, वरना डिस्क्लोज नहीं करोगे। तो सर हमारे पास अगली जो चीज है वो है क्वांटिटेटिव। क्लास 2 बजे तक है, 1:45?
2 बजे मैसेज। अच्छा एक काम ये करते हैं, फिर हम मैं सिर्फ उसको आज की क्लास को हम रिवाइज करेंगे, स्टोरी टाइम करेंगे, और फिर क्योंकि सर क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इंशाल्लाह अगली क्लास में शुरू भी होंगे, अच्छे से कर लेंगे। अब सर आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, सबको बड़े गौर से हमने पढ़ा स्कोप। स्कोप क्या होता है? हमने कहा कि ये अप्लाई होगा लिस्टेड कंपनीज और अबाउट टू बी लिस्ट पे, उनके कौन से अकाउंट्स पे, एनुअल भी और सर एनुअल अकाउंट साल में एक दफा, ईयर एंड 30 जून है तो 30 ही 31 दिसंबर निकलते। इंटरिम क्या होते हैं? 3 दफा, फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर या सेकंड क्वार्टर, और 9 मंथ्स या थर्ड क्वार्टर सितंबर। सही है सर, 3 हमने कहा ये होते हैं और उनके ऊपर अप्लाई होगा। अगर हमने कहा कंसोलिडेटेड भी और इंडिविजुअल भी और एक ही साथ जा रही हो तो सिर्फ कंसोलिडेटेड में डिस्क्लोजर दे दो, काफी है सर। फिर हम और आगे बढ़े और हमने पढ़ा कि भैया ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होते हैं, तो हमसे कहा गया कि ये वो होते हैं जिनके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की एबिलिटी हो कमाने की, जरूरी नहीं अभी कमा रहे हो, एबिलिटी हो, सलाहियत होनी चाहिए। स्टार्टअप है, इन ड्राइव की एग्जांपल चाहो तो यहाँ पे लिख लो कि इन ड्राइव अभी बेशक उसने कमाना लेकिन उसके अंदर सलाहियत मौजूद थी। फ्रीक्वेंटली CODM फ्रीक्वेंटली रिव्यू करता हो। CODM कौन होता है? वो आदमी जिसके बाद स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग हो। यूजुअली ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चाहो तो लिख लो कि यूजुअली CODM क्या होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर हमने कहा तीसरी चीज, कंपनी उसकी अलग से डिटेल्स अपने पास रखती हो, प्रॉपर अकाउंटिंग उसके हिसाब से करती हो। जैसे कि हमने कहा मीट वन चर्बी की सही से नहीं करती। सही है सर, आ जाए अब, आ जाए सर, आ जाए सबकी तवज्जो। अब मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूं। केएनएस है, केएनएस में शायद क्या किताबें बेचता है? हाँ सर, किताबें भी बिकती हैं। सही, केएनएस में जो आप कोर्स मटेरियल लिया है, लेकिन केएनएस इसकी अलग से अकाउंटिंग, इसकी कॉस्ट तो सारी एक साथ चार्ज कर देता है सब कुछ, लेकिन ये नहीं करता कि यार किताबों के ऊपर कॉस्ट इसको अलग से नहीं करता। सही है, तो केएनएस के लिए भी आप कह सकते हैं कि बुक्स वाली चीज अलग से नहीं है। फिर आता हमने कहा यूनिलीवर, अगर ये बातों पे यूनिलीवर जाएगा तो उसके 22 सेगमेंट बनेंगे। स्टैंडर्ड ने कहा कि उसको 22 को अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है, स्टेप 1 अभी तुमने किया है, आइडेंटिफाई कर लिए। फिर एग्रीगेट कर लो। एग्रीगेट कब करेंगे? जब 5 बातों में एक जैसे होंगे। वो 5 बातें क्या है? नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेम हो। दूसरा, प्रोडक्शन प्रोसेस सेम। नेचर का वर्ड क्या है? बहुत ब्रॉड है। प्रोडक्ट सर्विस एक तरह का इस्तेमाल आप कह सकते हैं, नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस एक ही तरीके से मिलते हो केमिकल की जुगलबंदी से। तीसरी चीज, टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर इंसान ही यूज करते हैं। अब इंसानों में ये बाइफर्केशन नहीं है कि मर्द औरत बच्चा, ये सब चीजें आपको नहीं करनी, इंसान होना चाहिए। इंसान और जानवर अलग क्लास है। सही है सर। फिर हमने कहा चौथी चीज, एक ही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो। यूनिलीवर की डिस्ट्रीब्यूशन एक ही है, बड़े दुकानदारों पे डायरेक्ट पहुंचता है, छोटों के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। पांचवी चीज, रेगुलेटरी। जरूरी नहीं एक ही मुल्क के हो, अलग अलग भी हो सकते हैं, मिलते। अगर इन 5 बातों में एक जैसे हैं तो भैया कंबाइन कर दो, और अगर इनमें से एक भी बात में अलग होंगे तो कंबाइन। और हमने कहा इसके आईकेप या एग्जामिनेशन बॉडीज अगर इसको टेस्ट करें तो क्या करती हैं? वो सेगमेंट, शेयर, सिमिलर, इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक का वर्ड दे देती हैं। ये अब तक हमने ना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी, इसके ऊपर सवाल फिर रिपीट करना हो नहीं बना। चले सर, अब आगे बढ़ते हैं और स्टोरी टाइम पे आते हैं। और आज स्टोरी टाइम पे हम आएंगे एक ऐसी चीज के ऊपर जिसके ऊपर मैंने कहा ना बहुत सारे हमारे बच्चों को नहीं पता होता क्या चीज है, क्या चीज कैसे। सही है सर। और वो थोड़ा सा, क्योंकि एक तो रमजान की भी आमद है, और रमजान तो आपको पता ही है, राउंड दी कॉर्नर माशाल्लाह। रमजान में अच्छा सर अगली क्लास हफ्ते को होगी, हफ्ते को याद रखिएगा, दोपहर में ही होगी। और अब रमजान हफ्ते को होगी, उसके बाद फिर अगले हफ्ते से हम रूटीन पे आ जाएंगे। ठीक है सर। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और फिर उसके अगले हफ्ते से वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सही है सर। मैं अभी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे पता है रमजान में 2-3 दिन मैं चाहता हूँ तुम लोग, पहला दिन तो वैसे ही छुट्टी है, तुम्हारी क्या छुट्टी, तुम्हारी तो रोज छुट्टी है। सही है। 2-3 दिन तुम, 1-2 दिन तो मुझे पता है ना, पहले दिन अगर क्लास रख ली जुमेरात को तो आप में से मेजॉरिटी तो हालत टाइट है ना सर। पहले दिन सहरी, रोजा है ना, सुस्ती, काहिली। दूसरे दिन भी जुम्मे की नमाज। हाँ, तीसरे दिन तुम जरा एक्साइटेड हो गए कि रमजान की पहली सैटरडे नाइट, क्रिकेट विकेट। सही है सर। तो फिर इसीलिए अगली क्लास एक्साइटमेंट वाले दिन पढ़ेंगे, लेकिन फिर उसके बाद
अगले हफ्ते तो नॉर्मल हो चुके होंगे, है ना सर? पहला आशरा खत्म, अल्लाह माफ हो के करीब होगा, खत्म तो नहीं हुआ होगा, लेकिन आप लोग प्लान व्लान सहरी अफ्तारी के, क्योंकि सारी पार्टियां तो हम रमजान में ही करते हैं। अब आ जाए सर, तो हम आज के स्टोरी टाइम पे हम एक बात करेंगे एक चीज के ऊपर, बड़े गौर से सुनना, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कि मैं अक्सर करता हूं भी हूं, वो है डिस्काउंट्स ऑन बैंक कार्ड्स। सर आजकल आप जैसे अभी रमजान आ रही है, डिफरेंट बैंक्स की डील्स होती हैं, सब चीजें, कार्ड्स के ऊपर भी डिस्काउंट आ जाता है, सही है? मीजान के कार्ड पे, इसके उसके कार्ड पे। अब मैं इसको कह देता हूं दो चीजें भैया, इस्लामिक बैंक और कन्वेंशनल बैंक, सही है सर? सब बच्चों को इसको बड़े गौर से सुनना है, समझना है। इस्लामिक बैंक क्या होता है, जिसके ऊपर भाई इस्लामिक उसूलों के सब, इस्लाम की फाइनेंस के ऊपर कभी इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे, मुदारबा मुशारका क्या होता है, सही है सर? इस्लामिक बैंक के ऊपर फतवे के लिहाज से जो इंस्ट्रूमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, अगर कंपनी बैंक वैसा ही काम करती है तो उसका इनकम हलाल है। कन्वेंशनल बैंक के हिसाब से हराम काम है। अब मेरी बात सुनिएगा, डिस्काउंट अगर आपको एग्जांपल, आप जाते हैं कबाब जीस, कहाँ जाते हैं? कबाब जीस। आपने कहा सर कबाब जीस के ऊपर मुझे 20% डिस्काउंट मिल जाता है, एचबीएल के कार्ड पे भी और मीजान के कार्ड पे भी। अब सर जो 20% डिस्काउंट होता है ना, पता है इसकी बाइफर्केशन क्या होती है? इसकी बाइफर्केशन होती है कि 10% रेस्टोरेंट बेयर करते हैं, सही है? उसको भी तो सेल्स बूस्ट मिलेगा ना, लोग बोलेंगे कबाब जीस जाओ, और 10% बैंक बेयर करते हैं, समझे? अब सर सवाल ये है, एचबीएल के कार्ड पे अगर मैं डिस्काउंट लूंगा तो वो जायज है या नहीं है? और ये हो सकता है 8 भी हो 12 भी, डिपेंड करता है हर उस पे ना। तो क्योंकि कन्वेंशनल बैंक की इनकम ही हराम है, तो जो बैंक डिस्काउंट दे रहा है वो भी अपनी इनकम, कमाई हुई इनकम में से ही दे रहा है ना आपको, तो इसीलिए कन्वेंशनल बैंक के कार्ड पे जो डिस्काउंट लेना इस्लामिक रूप से क्या है? हराम है, सही है? क्या है? हराम है। क्लियर है सर? अब आते हैं मीजान के कार्ड पे डिस्काउंट लेना। अगर आपका दिल ये कहता है कि मीजान की इनकम हलाल है, अगर दिल कहता है, देंगे सर क्योंकि मसाइल हर जगह है, क्योंकि सर देखें एक उलमा का काम होता है, उलमा तो बता देते हैं ये प्रिंसिपल्स हैं, अब तुम उसको फॉलो कर रहे हो, अम्मा अब्बा ने तुम्हें गाइडेंस दे दी, बेटा तू इंस्टीट्यूट में जा पढ़ाई कर, अब तो पढ़ाई के अलावा कोई और चीज़ भी कर रहा है ना, तो वो अम्मा अब्बा क्या करेंगे बेचारे ना, उनको तो लग रहा है कि तू बहुत शरीफ है, लेकिन तू शरीफ। तो हमने कहा तो मीज़ान बैंक के अगर तुम्हें ये चीज़ है कि यार उसकी इनकम हलाल है, और देखो वैसे आम आदमी अब इन चीज़ों को कितनी गहराई से देखे तो वो तो उलमा के फतवे पे जाएगा, अगर उलमा ने कहा भाई हलाल है तो आप करें, लेकिन एक होता है फतवा, एक होता है तकवा। फतवा होता है अलाउड है, तकवा होता है कि यार अलाउड तो है बट इसमें कुछ मसाइल है तो इसको अवॉइड करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो सर मीज़ान के कार्ड पे, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर उलमा ने फतवा दिया, देखो अगर किसी चीज़ के ऊपर किसी आलिम ने फतवा दिया और उस आलिम आपको पता है कि सही है आप, तो अगर आपने उसकी बात पे अमल किया ना, भरोसा किया, तब क़यामत के दिन आप साफ हो वो पकड़ा जाएगा, सही। हाँ अगर तुझे पता है कि आलिम अल्लाह माफ़ करे मुफ्ती कवि जैसा है और उसने फतवा दिया, और उसने फतवा दिया मुफ्ती कवि ने, और तूने उस पर भरोसा कर लिया तो फिर नहीं बचते, सही है। अगर आलिम तुझे पता है सही है तो भाई उसके ऊपर भरोसा कर लो, तुम इंशाल्लाह तुम्हें कुछ नहीं होगा, सही है सर। अच्छा अब इसमें एक और बात, बहुत सारे जो बच्चे ज़रा, एक मैंने भी किसी ज़माने में मुझे भी ये चीज़ क्लियर नहीं थी, तो मैंने भी आलिम से पूछा और मैंने मीज़ान वाले को फ़ोन करके उससे बहस की, उसके बाद मुझे समझ में आई। मैंने कहा देखो यार तुम मुझे डिस्काउंट क्यों देते हो, मेरा अकाउंट तुम्हारी बैंक में, मेरे पैसे तुम्हारी बैंक में, तो एक तरह से ये सूद नहीं हो गया? क्योंकि सूद की अगर इस्लामिक डेफिनेशन लेना वो है कर्ज के ऊपर मुनाफा, किसी भी किस्म का मुनाफा, है ना भैया। और उसने यहाँ पे एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट दिया, उसने कहा सर सूद की डेफिनेशन में कर्ज के ऊपर मुनाफा तो है, और मुनाफा होता है कंपलसरी। सूद हमेशा क्या होता है? कंपलसरी, जिसको उर्दू में कहते हैं मशरूत। उसने कहा सर आपको डिस्काउंट कोई भी हम कंपलसरी वादा नहीं करते, आपने मीज़ान का कार्ड बना लिया, लेकिन कहीं भी कार्ड बनाते हुए आपको ये नहीं एग्रीमेंट में लिखा हुआ मिलेगा कि इतना डिस्काउंट आपको फूड पांडा पे मिलेगा ही मिलेगा। उसमें हमेशा होता है कि हमारी डिस्क्रिशन पे, हम जब चाहें डिस्काउंट दें, जब चाहें। पिछले सालों में जिन जिन के पास मीज़ान था उनसे पूछो, उन्होंने बढ़िया याशियाँ की हैं। मीज़ान के कार्ड पे 40% डिस्काउंट चल रहा था फूड पांडा,
महीने में 5 मरतबा आप अवेल कर सकते थे। सर वो नहीं बता रहे सही है सर, तो 5 मरतबा आप अवेल कैसे। कर सकते थे। सही है सर। इस दफा मीजान ने वो क्या कर दिया, खत्म कर दिया। वो मीजान बेसिकली कस्टमर बेस बना रहा था, कस्टमर बेस बन गई उनकी, अच्छे बोलने का अब हमें जरूरत। तो सर वही बताओ, उसने कहा कंपलसरी नहीं है। इसीलिए मेरा, अब इसको अगर मैं समराइज करूं, मेरा जो मानना है, क्योंकि देखिए मैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पे मेरा भरोसा है, अगर उन्होंने फतवा दिया हुआ है तो मैं इस्लामिक बैंक का जो कार्ड होता है उसके ऊपर डिस्काउंट अवेल कर लेता हूँ, कन्वेंशनल बैंक के कार्ड के ऊपर डिस्काउंट, क्योंकि उसकी तो इनकम ही हराम है। सही है सर। इस्लामिक बैंक के ऊपर फतवा है, मैं कहता हूँ कल कल कोई मसला हुआ, मुफ्ती तकी साहब जाने, अल्लाह जाने। हमने कहा भाई, हमने एक आलिम के ऊपर अगर भरोसा कर लिया, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा, देखिए उन्होंने अभी तक है ना क्रिप्टो करेंसी को जायज़ करार नहीं दिया, तो मैंने इसीलिए क्रिप्टो के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मुझे लगता है यार फाइनेंशियल नॉलेज में उस बंदे के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो वो आदमी जब स्टडी करके कोई फतवा देगा तो हम उस पर फॉलो करें, उसकी एक्सपर्टीज़ है भाई, हमारी इसमें एक्सपर्टीज नहीं है जी। पर व्हाट अगर हमने 2000 का कबाब पे जो डिनर करा है 20% डिस्काउंट मिला होगा, तो तकरीबन 200 रुपए का मिला होगा, तो अगर हम 100 जो आपने 400 रुपये, कॉमर्स का स्टूडेंट है। हाँ, और 200 रुपए जो बैंक ने डिस्काउंट किया, 200 रुपए कबाब में, तो अगर 200 रुपए बैंक हम सबका करते हैं, 200 रुपए कबाब करते हैं, तो वजह पता है क्या है यार, हमें ये तो एक आइडिया हमें नहीं पता होता, कभी कभी 15% भी वो देता है, कभी कभी 5% भी वो देता है, समझ रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये डिफरेंट, जैसे अभी चलता है ना, अवॉइड कर दिया करो। और कभी बताऊंगा, आप हराम को अवॉइड करते हो ना, तो आपको वही चीज़ हलाल में मिल जाती है। कभी कभी ना टेस्टिंग होती है कि यार तू हराम की तरफ जाता ही नहीं जाता, दुनिया तो सर टेस्टिंग की दुनिया है ना। तो चले सर, हम मिलेंगे हफ्ते को दोपहर में ही, मोस्ट प्रोबेबली क्लास होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, रमज़ान की मुबारकबाद दुआ में याद रखिएगा।